नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। हम वीडियो के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। उसके जो वीडियो हैं वो अपलोडेड हैं चैनल पे, आप उनको जाके देख सकते हैं वहाँ पे। आज हम नेक्स्ट पेपर 2018 का ही लेते हैं। ये सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो उसके हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता के बारे में देखते हैं। ये पूरे 50 क्वेश्चन 1 बाय 1 सारे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। अब देखिए, वैयक्तिक पत्र क्या होता है। वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत जो पत्र होते हैं वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। इन पत्रों से तात्पर्य ऐसे पत्र से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य परिजनों को लिखा जाता है। तो ये इसमें आ जाएगा मित्र का पत्र। व्यापारिक नहीं आएगा, प्रार्थना पत्र नहीं आएगा, संपादन के नाम पर पत्र नहीं आएगा। मतलब जो व्यक्तिगत रूप से पर्सनली रिलेटेड हो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे पत्र की विशेषता, एक अच्छे पत्र में उद्देश्य, शैली, सहजता, विनयशीलता, शिष्टाचार, संलिप्तता, क्रमबद्धता, व्याकरण, सुलेख आदि की विशेषता गुण होनी चाहिए। तो यहाँ पे विशेषता क्या नहीं है, संक्षिप्तता है, क्रमबद्धता है, विनयशीलता है, प्रेषक नहीं होना चाहिए, प्रेषक बाहर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो ये शिकायती पत्र होगा, जाहिर सी बात है। वो एक शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ सफाई नहीं है, आप इसको दूर करो। प्रार्थना पत्र नहीं है, व्यापारिक पत्र नहीं है, आवेदन पत्र भी नहीं है। आवेदन पत्र मतलब किसी चीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए देना पड़ता है। प्रार्थना पत्र मतलब किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करनी है। और व्यापारिक मतलब कुछ व्यापार से रिलेटेड, कुछ बिजनेस से रिलेटेड कंसेंट के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए, स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, जैसे छोटा बड़ा, मतलब सिंपली इनको बोला जा सकता है बस। तो ये क्या है, ओ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है। देखिए, अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन और ये अध्ययन सही है यहाँ पे, ये वाला आ, आधा धा, 2 बार या और 1 बार ना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अब शुद्ध वर्तनी वाला पूछ रहा है, तो उत्तरदायी ये तो नहीं होगा, उत्तरदायी ये भी या वाला नहीं होगा, उत्तरदायी ये सही होगा। उत्तरदायी यहाँ पे बड़ी नहीं या होता है, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, अनुस्वार संधि। तो संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर है, विसर्ग है, व्यंजन है, और तो कोई संधि होती नहीं, अनुस्वार संधि नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अब व्यंजन संधि होता क्या है, आइए इसको देखते हैं आप। यदि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाओ, बड़ाओ एवं ऋण के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आएँ तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा, छोटी, बड़ाओ, ऋण हो जाते हैं। जैसे कि जगत अम्बा, जगदम्बा हो गया, समतोष, संतोष हो गया, अहंकार यानी अहंकार हो गया, अहंकार हो गया वो। तो यहाँ पे अहंकार हो गया, संतोष हो गया, जगदम्बा हो गया, ये कौन सा है, ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। यहाँ पे विद्याधन आलय, विद्यालय नहीं है, ये एक स्वर संधि है, विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 9 है, देशभक्ति में कौन सा समास है। अब देखिए, देशभक्ति मतलब हो गया देश के लिए भक्ति। तो देश के लिए भक्ति, जब के लिए की बात आ जाए बीच में तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर पद प्रधान होगा इसका, ठीक है। तत्पुरुष समास का एक उपभेद संप्रदान तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचवटी में कौन सा समास है। अब देखिए, यहाँ पे एक नंबर आ गया 5, तो बिना कुछ सोचे समझे द्विगु समास मार दीजिए। द्वंद्व होता तो बीच में और से जुड़ा होता, तत्पुरुष में होता तो के लिए जुड़ा होता, बहुब्रीहि में मतलब अर्थात करके कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन निकाल लेता है। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। अब यहाँ पे पहले वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पे अधिकारी को 2 पार्ट में बांट दिया, अधि प्लस कारी। तो यहाँ क्या हो गया, उपसर्ग अधि हो गया, इसका प्रत्यय क्या हो गया, कारी। 11 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। अ,
देखिए अनुज की बात हम करें, यहाँ पे अनुज शब्द में अ उपसर्ग नहीं बल्कि अनु उपसर्ग लगा है। अकथ की बात करें तो अ प्लस कथ, अचूक पे अ प्लस चूक, अ प्लस भेद, तो अ प्लस नुज नहीं होगा, ठीक है, अनु प्लस ज होगा। तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। अब नी प्रत्यय किस में नहीं लगा है, अब आपको ऐसे छांटना पड़ेगा। शेरनी, शेर प्लस नी ये लगा है यहाँ पे। मोरनी, मोर प्लस नी। कुटनी, कुट प्लस नी। नौकरानी, तो नौकर प्लस आनी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, यहाँ पे नी नहीं लगा है। नौकरा प्लस नी नहीं होगा, नौकर प्लस आनी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो देखिए तत्सम नहीं है, तद्भव है, कपाट है, कीटक है, कुंभकार है। कुंभकार का मतलब कुम्हार होता है, कपाट का मतलब कपड़ा होता है, कीटक का मतलब कीट होता है, कूंची जो है, ये सी जो है ये तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। अब इसमें से पूछ रहा है कि तद्भव कौन सा शब्द है। तो पत्ता, इसका तत्सम क्या होता है, पत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। 16, सोता, शोभन, सोना। तो यहाँ पे शोभन जो है ये एक तत्सम शब्द है, इसका जो मतलब तद्भव शब्द होगा वो होगा सोहन। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो देखिए इसमें 4 भेद कौन कौन से किए गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, ये 4 हैं। यौगिक जो है ये शब्द के भेद नहीं, ये मतलब उनके बनावट की भेद होती हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के बनावट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सभा है, भीड़ है, कक्षा है, दौड़, दौड़ नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब जैसे नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता हो वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यहाँ खटाई नहीं होगा, मिठाई नहीं होगा, ठंड नहीं होगा, दूध, दूध को क्या किया जाता है, उसे नापा तोला वाली बात हो रही है। दूध, पानी, लोहा, सोना, तेल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह अपने आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है। तो यहाँ पे वह आप ही चला गया मतलब अपने लिए बात हो रही है, यानी निजवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे जो होगा ये परिमाणवाचक की बात हो रही है, क्योंकि दूध एक परिमाण को व्यक्त करता है, उसको नापा जा सकता है, उसको तोला जा सकता है। संकेत नहीं है, संख्या नहीं है, गुण नहीं है, ठीक है, तो ये एक परिमाण है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, सिंपल सी बात है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो अव्यय शब्द क्या होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, जिस शब्द में क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे किसकी क्रिया मतलब कौन सी की क्रिया विशेषण प्रकट हो रही है, वहाँ की, मतलब जहाँ आप गए थे, तो मैं वहाँ होकर आया हूँ, तो अव्यय इसमें कौन होगा, वहाँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन है, अव्यय शब्द कौन है। तो उसने कटोरा भर दूध पिया, इसमें अव्यय शब्द है भर, ठीक है। कितना दूध पिया, भर, मतलब कटोरा भर के दूध पिया। तो जैसे कि यहाँ पे ना क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट कर रहा है, कितना पिया, तो वो भर के पिया उसने, तो ये है अव्यय। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ, बेसहारा, यतीम, निराश्रित, अनाड़ी, आप समझ रहे हैं, अनाड़ी का तो नहीं, अनाड़ी का मतलब एक अलग उसका मतलब होता है, मतलब जिसको कुछ ना आता हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची कौन सा है। अब विचित्र का पर्यायवाची क्या है, विलक्षण, विरुद्ध नहीं होगा, प्रतिकूल नहीं होगा, विपरीत नहीं होगा,
ठीक है, इससे मतलब पढ़ने से ही लगता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। अब अमृत का विलोम विष होगा, सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से निंदा का विलोम क्या होगा। निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति। भाई कोई किसी की निंदा कर रहा तो उसका उल्टा क्या हो गया, उसकी पूजा कर रहा है, स्तुति कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, डैश है, को कोई टाल नहीं सकता, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। अब किसको कोई नहीं टाल सकता, नियति, ये सही शब्द है, नियति। ठीक है, नियत नहीं होता, नियति होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है। अब यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है यहाँ पे, तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो अपने स्वत्व, स्वत्व का मतलब होता है अपने सम्मान, अपने धर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्वत्व, अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। तो अनियमित का मतलब जो नियमानुकूल ना हो, जिसका कोई नियम ही ना हो, उसी को तो अनियमित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आक्रांत। जिस पर आक्रमण होता है उसको कहते हैं आक्रांत, और अपने प्राण खुद ही समाप्त करने वाले को आत्मघाती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। गुड़ गोबर करने का मतलब ये है कि बना बनाया काम बिगाड़ देना, सीधे सा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हथियार डाल देना। हथियार डाल देने का मतलब सही अर्थ क्या होगा, कि मतलब थक जाना, या थक जाना नहीं होगा, सॉरी, हार मान लेना कि अब वो काम उससे नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। तो इसका मतलब होगा बहुत कंजूस, कि मतलब कंजूसता की हद है ये, तो उसी को कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र का मतलब दो वाक्यों का कॉम्बिनेशन कौन सा है। रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, ये नहीं, ये सिंगल सेंटेंस है। उसे लूटने का के अतिरिक्त पीटा भी गया, ये भी एक सिंगल सेंटेंस है। उसने मान लिया, अब देखिए यहाँ पे दो शब्द जुड़े हैं, उसने मान लिया एक शब्द कि दोष उसका था, तो ये दो शब्द जुड़े हैं, तो यहाँ पे सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा। इसका सरल रूप क्या होगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, सीधा सीधा दोनों सेंटेंस को क्लैप कर दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा, वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, ये नहीं है। इस समय 4 बजे हैं, ये सही है। सब लोग अपनी राय दें, ये भी नहीं सही है। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, ये भी नहीं सही है। देखिए, इस समय 4 बजे हैं, यह व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है। विकल्प ए में क्या है, अनेक विषय के स्थान पर अनेक विषयों का प्रयोग होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और सब लोग अपनी राय दें, ऑप्शन सी में जो है अपनी के स्थान पर अपनी अपनी राय दें, यहाँ पे ये होना चाहिए। और आंसू के स्थान पर आंसुओं से होता, आंसू मतलब वो नहीं होता, आंसुओं से रुमाल भीग गया। आंसू, कोई एक आंसू से थोड़े रुमाल भीगेगा, तो वो आंसुओं से रुमाल भीग गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। तो कर्मवाच्य वाला वाक्य क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, कर्मवाच्य वाक्य वाला है। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में मारा गया क्रिया का प्रभाव कर्म बिल्ली के हाथों पर पड़ रहा है और वाक्य में कर्म की प्रधानता है, अतः इसमें कर्मवाच्य है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है। तो जाहिर सी बात है करण का है, करण कारक से के द्वारा ये लिया जाता है। अपादान से अलगाव का बोध होता है, संप्रदान के लिए को के लिए होता है, और अधिकरण के लिए में पै पर होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द
के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है वह मुझसे अलग रहता है। तो अलग होने की बात जब भी आएगी तो क्या होगा, अपादान होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब देखिए स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है, देश पुल्लिंग है, द्वीप पुल्लिंग है, नगर पुल्लिंग है, झील जो है ये स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, मतलब एक वचन में भी और बहुवचन में भी। तो सरसों, सरसों अब एक ही समान रहेगा ना, सरसों को बहुवचन में आप क्या कहेंगे, कुछ नहीं, कथाएं हो जाएगा, लताएं हो जाएगा, कुटिया हो जाएगा, कुटियाँ हो जाएगी ना। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। वे आए थे, ये हमारा पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है। तो निपात क्या होता है, अवधारणा बोधक निपात है, ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, निकट, स्थानवाचक, संबोधन, संबंध बोधक अव्यय है। ठीक जो है ये एक निपात है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। तो यहाँ पे जो अशुद्धि है वो पूजनीय है, ये पूजनीय सही नहीं लिखा यहाँ पे, इसको पूजनीय लिखा जाता है, पूजनीय नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, मतलब ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी स्वीकार किया गया है। तो 343 है वो, 343(1) में कहा गया है कि हाँ जो संघ की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, वो देवनागरी होगी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, बुंदेली भी बुंदेलखंड में बोली जाती है और कन्नौजी भी कन्नौज में बोली जाती है। बाकी बांगरू और हाड़ौती ये नहीं बोली जाती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 49 है, मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो इसका जो सही अंग्रेजी अनुवाद होगा, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 50 है, एप्लीकेशंस में बी रिजेक्टेड वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो आवेदन अस्वीकृत किया जाए। तो ये हिंदी के 50 क्वेश्चंस थे सेकेंड शिफ्ट वाले, और बाकी जो अभी 2 पेपर अभी बचे हुए हैं जो 2016 में हुए हैं, 2015 में हुए हैं, तो उनका भी हम यहाँ पे इसका डिस्कशन करेंगे सारे पेपर्स का। तो आप सारे पेपर्स को वॉच करिएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ पेपर कैसे कैसे आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि यूपीएससी SSC आयोग है वो पेपर को रिपीट भी करता है, ऐसा नहीं कि कोई सेम क्वेश्चन नहीं मिल सकते हैं, वो मिल सकते हैं, आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जो इसके एक्सप्लेनेशन है वो सारे से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलने तय हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं, वो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।